सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग लगातार अपने भारत देश के जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या शिक्षा के विचारक हुए हैं जिन्होंने भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके जीवन दर्शन के विषय में लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस कड़ी में हमने सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को पूरा पढ़ा, समझा। इसके बाद फिर टैगोर के विषय में हमने पूरा पढ़ा और आज हम समझने वाले हैं महात्मा गांधी, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनके जीवन परिचय के बारे में हम देखेंगे और इन्होंने हमारे भारतीय शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में कौन-कौन सा योगदान दिया है और इनकी रचनाएं क्या-क्या हैं और किस तरीके से इन्होंने भारतीय शिक्षा को सुधारने की कोशिश की। तो दोस्तों, इन सबको जानने के लिए आपको इनके जीवन दर्शन को देखना होगा, समझना होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी उनके विषय में जानते हैं और आप सभी हर वर्ष उनका जन्म दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इनका परिचय देने का कोई तर्क ही नहीं है, बस केवल और केवल इनके जीवन दर्शन के बारे में एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इन्होंने भारतीय शिक्षा में क्या योगदान दिया है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मेनली क्वेश्चन यही से आता है कि इन्होंने भारतीय शिक्षा में कौन सा योगदान दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान था भारतीय शिक्षा में वो था बेसिक एजुकेशन, जिस पर इन्होंने सबसे अधिक फोकस किया कि बच्चे को बेसिक एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए और जब आप पूरा पढ़ोगे तो आप बेसिक एजुकेशन के बारे में यहाँ पर समझोगे। चलिए देखते हैं। भारत में स्वस्थ राजनीति का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल दार्शनिक लेखक थे वरन एक महान शिक्षाविद भी थे। उनकी शैक्षिक विचारधारा के मूल में भारतीय संस्कृति थी। जैसा कि उनका मत था, तत्कालीन वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इससे पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। इसने क्या किया है? भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असंभव है। यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य है कि अगर भारत में हम पढ़ रहे हैं, अपने देश में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज बच्चों को जानना जरूरी है, ना कि विदेशों की संस्कृति को जानना ज्यादा जरूरी है। तो जो उस समय की शिक्षा थी वो क्या थी? विदेशी संस्कृति पर आधारित थी, जिसका कि महात्मा गांधी ने घोर विरोध किया था। अब देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1900, दोस्तों यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात में। पिता करमचंद्र एक प्रतिष्ठित वकील थे तथा माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की गृहस्थ महिला थी। पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा हेतु वे इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और भारत आकर वकालत शुरू की। 1893 में मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और भारतीयों की दशा से द्रवित होकर उनके समाज सुधार का संकल्प लिया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों की दशा थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने वहां पर भारतीयों की दशा सुधारने के लिए कुछ आंदोलन किए और वहां पर भी उन्होंने एक वकील के रूप में और एक समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। अब आगे चलते हैं। 1914 में भारत लौटे एवं भारत की स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मानकर राजनीति में प्रवेश किया। सत्याग्रह के शस्त्र से अनेक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की और भारतीय जनमानस में राष्ट्रपिता की छवि के रूप में उभरे। दोस्तों, आप सभी को पता है, चाहे असहयोग आंदोलन हो, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन हो और जितने भी आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, नमक कानून का बनना, इन सभी में जो गांधी जी थे, हमारे राष्ट्रपिता थे, इनकी प्रमुख भूमिका थी और इन्हीं के कथनानुसार देश में सभी लोग जो चीज वो कह देते थे एक बार, उसका सभी लोग अनुसरण करते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से इनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी थी और इसीलिए इनको हम अपने देश में क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। अब देखिए, उनकी सफलता का प्रमाण असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा जिसने अंग्रेजों को भारत से जाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार निरंतर सामाजिक विसंगतियों से संघर्ष करते हुए एवं राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए वे 30 जनवरी 1948 को पंचतत्व में विलीन हो गए। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है?
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इन्होंने अपना योगदान क्या किया, अपने जीवन में कितना योगदान दिया है हमारे देश को, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 1914 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1930 में नमक सत्याग्रह किया। 1919 में सत्याग्रही पत्रिका का संपादन शुरू किया। यंग इंडिया, हरिजन, भूदान यज्ञ उनके संपादित पत्र थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में न केवल वो समाज सुधारक के रूप में कार्य किए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। इसके अलावा उन्होंने पत्रिका, सत्याग्रही पत्रिका का संपादन भी किया और बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, यंग इंडिया, हरिजन, भूदान, ये इन सभी को भी संपादित किया। अब इनकी रचनाएं क्या थी, ये आप देख लीजिए। रचनाएं कौन कौन सी महात्मा गांधी की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, हिंदू धर्म, शांति युद्ध में अहिंसा, ये सब इनके रचनाएं थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दृष्टि से। देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। यहाँ पर दोस्तों यही चीज बताई गई है कि बालक का चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक विकास हो या उसका सामाजिक विकास हो, हर तरीके से बच्चे का विकास किया जाए, यही चीज इन्होंने बताई है अपने शिक्षा के अर्थ। तो दोस्तों इस तरीके से महात्मा गांधी जी के अनुसार जो बालक की शिक्षा है या फिर जो शिक्षा का अर्थ होता है वो यही होता है कि बालक का वो समग्र विकास करे और उसको एक योग्य नागरिक बनाए। अब इसके बाद है, स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता शिक्षा को मानव का आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं को बाह्य रूप में प्रकट करने वाली प्रेरक शक्ति मानते थे। अब महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो, इसे दृष्टिगत रखकर गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। और बेसिक शिक्षा किसकी देन है? महात्मा गांधी की देन है। और बेसिक शिक्षा की जन्मदाता कौन है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग के रिपीट हुआ है। तो बेसिक शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। इसके बाद है, उनका कहना था शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तभी समाज खुशहाल हो सकता है। पुनः गांधी जी ने लिखा, 14 वर्ष की आयु पर बालक 7 वर्षीय कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात कमाने वाली इकाई हो जाना चाहिए। अतः गरीब बच्चे अपने माता पिता के सहायतार्थ स्वयं आगे आते हैं। उनके मस्तिष्क के पीछे से अनुभूति होती है, मेरे माता पिता क्या खाएंगे और क्या वे मुझे खाने में देंगे। इसलिए शिक्षा का सीधा संबंध जीविकोपार्जन से होना चाहिए। प्रशिक्षु, यहाँ पर देखिए, चर्चा करने से तात्पर्य है कि किस तरीके से जो भारतीय शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को स्थान देना चाहिए। अगर व्यावसायिक शिक्षा अच्छी होगी, व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य है दोस्तों कि अगर हर एक बच्चा टैलेंटेड रहेगा, हर एक बच्चा ट्रेंड रहेगा, तो भारत में बेरोजगारी रहेगी ही नहीं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं हमें क्या करना है। और कहीं ना कहीं अगर बच्चों को छोटी उम्र में ही ट्रेनिंग दी जाए, छोटी उम्र में ही अच्छे से स्किल दे करके उनको योग्य बनाया जाए कि किसी कंपनी में आराम से वो अच्छे से जॉब करके अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगर इस तरीके से सरकारों के द्वारा कोई पहल की जाए, अभी तो हमको खुद अपने खर्चे से किसी भी अगर हमको स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमको खुद खर्च करना पड़ता है। अगर सरकारें आगे आकर के इसमें निर्णय लें और सभी बच्चों के लिए इस तरीके की व्यवस्था करें तो कहीं ना कहीं जो भारत में बेरोजगारी की दर है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब इसके बाद सांस्कृतिक उद्देश्य, प्रत्येक भारतीय के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने वाली कड़ी मानते थे। उनका मत था, मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति नींव है, प्राथमिक वस्तुएं हैं। और इसके बाद चारित्रिक विकास, गांधी जी का मानना था समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा में उन सभी बातों को शामिल किया जाए जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए। उन्होंने कहा, यदि हमसे कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा आपका शिक्षा के संबंध में उद्देश्य क्या है, तो मेरा उत्तर होगा चरित्र निर्माण। यानी कि जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका सबसे अधिक ध्यान क्या था कि अगर एक व्यक्ति शिक्षा अच्छे से प्राप्त करता है, उसका चरित्र अच्छा, ईमानदार है, सही बोलता है
और अपने काम को अच्छे से करता है, तो वह व्यक्ति देश को बहुत आगे ले जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला फोकस क्या था, सबसे पहला उद्देश्य इनका यही था कि शिक्षा प्राप्त करने का जो सशक्त माध्यम है, या फिर ये कहें शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, वो है चरित्र निर्माण। इसके बाद गतिविधि। अब यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से बच्चों को क्या किया जा सकता है, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को बताया जा सकता है और इंटरेस्टिंग वे में बच्चे उसको पढ़ेंगे भी। अब आध्यात्मिक विकास। गांधी जी का दर्शन सत्य व ईश्वर पर आधारित था। उनका मानना था शिक्षा ऐसे हो जो बच्चों को परम सत्ता से जोड़े, उनके स्वरूप के बारे में जानकारी। इसके बाद आता है दोस्तों पाठ्यक्रम। यह सर्वविदित है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति पाठ्य विषयों के शिक्षण द्वारा ही संभव है। गांधी जी बालक का सर्वतोमुखी विकास चाहते थे, इसलिए उन्होंने जिस पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई वह एकांगी नहीं थी। उनके प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को हस्तशिल्प, चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद का ज्ञान अवश्य कराया। इसके बाद उनके मत में मैं बच्चों की शिक्षा एक उपयोगी हस्तशिल्प के शिक्षण से आरंभ करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि मन व आत्मा का उच्चतम विकास शिक्षा की इस व्यवस्था के अंतर्गत संभव है। अब शिक्षण विधि। महात्मा गांधी तत्कालीन प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करे, प्रयोग करे, अनुसंधान, स्वाध्याय करे और अंत में उसे व्यवहार आचरण में आत्मसात कर ले। शिक्षक को बच्चों पर पुस्तकीय बोझ लादना नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोचित है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मत था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। इसके बाद अनुशासन। गांधी जी दमनात्मक के बजाय प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। उनका आचरण व उदाहरण बच्चों में सही आदतों का विकास करते हैं। नकारात्मक व शारीरिक दंड से बचने बच्चों एवं शिक्षकों में आत्मीयता का संबंध नहीं जुड़ सकेगा। जी प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है, जो प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को आसानी से प्रेम की भाषा में समझा करके पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, खासकर प्राथमिक शिक्षा में। तो बच्चे अगर आप उनको दंडित करेंगे, उनको पीटेंगे तो बच्चे डरेंगे आपसे, तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि बच्चे आपसे डरे ना, बल्कि बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करें, आत्मीयता का संबंध महसूस करें और आपके विषय को आनंदित होकर के पढ़ें। इसके बाद शिक्षक। शिक्षक से गांधी जी की अपेक्षा थी कि वह विद्वान व सदाचारी हो, अपने विषय के प्रति प्रवीणता के साथ साथ उसमें मानवीयता भी अवश्य हो, ताकि वह छात्रों का योग्य मार्गदर्शक बने। इसके बाद छात्र। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, उसे स्वाध्यायी व लगनशील होना जरूरी हो। छात्रों को सदैव सादा जीवन व उच्च विचार रखना चाहिए। इसके बाद स्त्री शिक्षा पर उन्होंने क्या कहा। गांधी जी स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार एक शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। वह अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों को वहन करने में सदैव तत्पर रहती है। इसके बाद है जन शिक्षा। गांधी जी देश की गरीबी से परिचित थे, इसलिए शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित भारतीय जनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया। दोस्तों गांधी जी ने बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा भी उसको कहते हैं, एग्जाम में अगर ऐसे भी पूछता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था का भी सुझाव दिया था कि प्रौढ़ लोगों को भी भारत में शिक्षित किया जाए। धार्मिक शिक्षा। गांधी जी का जीवन दर्शन धर्म से अनुप्राणित था। उनका मानना था कि धर्म रहित जीवन रडार रहित पानी के जहाज के समान है, लेकिन वह सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। इसलिए शिक्षा ऐसी हो जिसमें सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों को स्थान मिले, यानी कि सभी धर्मों को स्थान मिले और सभी धर्मों की अच्छी बातों को बताया जाए। इस तरीके से उन्होंने धार्मिक शिक्षा का भी यहाँ पर पक्ष लिया, लेकिन जो सभी धर्मों में सामान्य हो, यानी कि जो सिद्धांत सभी में हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो चोरी करना सिखाता है, लोगों से सही से व्यवहार करना नहीं सिखाता। हर एक धर्म यही सिखाता है, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप सही बोलें, आप ईमानदार रहें, आप लोगों से मित्रवत व्यवहार करें। कोई भी धर्म आप देखिए, सभी धर्मों में यही चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर अब इसके बाद सह शिक्षा की बात हो रही है। गांधी जी सह शिक्षा के बारे में खुले विचारों के थे। उनके अनुसार निम्न प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर तक सह शिक्षा जरूरी है। किशोरावस्था में माता पिता के लिए विकल्प है कि वे अलग अलग विद्यालयों में अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलवाएं। उन्होंने कहा था सह शिक्षा का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है, यह समय की भावना के अनुसार ही स्वयं नियमित हो जाएगा। अब देखिए महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को मूर्त प्रदान
करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्धा योजना 1937 में हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। और बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की बात यहीं पर हुई थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य तर्क था, वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण बहिष्कृत कर दिया है। इसका मन हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने नई तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जिस बेसिक शिक्षा की रूपरेखा खींची उसकी विशेषताएं इस बच्चों को शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप में देनी चाहिए या दे दी जाए। बच्चों को ही शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए, जो कि आज भी है कि बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर ही पढ़ाई की जाती है स्कूलों में। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से ही दी जाए, यानी कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो हस्तशिल्प के माध्यम से, यानी कि ऐसी चीजें उनको सिखाई जाएं जो बच्चे शुरू से ही स्कूल में ही उन चीजों को सीख करके जाएं और वो आसानी से जब वो अपनी बाहरी दुनिया में प्रवेश करें स्कूल से आगे की दुनिया में, तो वो आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस तरीके से उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए। पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता हो। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने एक मानवतावादी व्यवहारिक विचारक के रूप में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोषों को दूर करके शिक्षा का भारतीयकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि उनके शिक्षा सिद्धांत उस समय से लागू होते तो आज की भ्रमित शिक्षा कार्यक्रम अनेकों विसंगतियों का शिकार न होती। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने की कोशिश की और उन्होंने किस तरीके से हस्तशिल्प शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की बात की। वर्धा सम्मेलन 1937 में हुआ था। इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज महात्मा गांधी का जीवन परिचय जान करके और इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया था भारतीय शिक्षा में, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और हमारी सभी वीडियोस का लाभ ले सके। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासेस मिस कर दी हैं तो आपको सभी क्लासेस की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सभी विषयों के वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से लगातार अपडेट रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।